वो एक सुनहरी दोपहर थी जब हम सफर पर रवाना हुए थे। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखें तो एक ख्वाबनाक मंजर फैला हुआ था। लंबे सरसब्ज दरख्त जो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे, पहाड़ों के दरमियान पल खाती सड़क जैसे किसी दास्तान का रास्ता हो, और हवा में बिखरी मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू जो पुरानी यादों की तरह महसूस हो रही थी। हम सब बेहद पुरजोश थे और हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी के बोझ से कुछ देर के लिए आजाद हो गए हों। मेरी चचाजाद जरीश, जो कि मेरी मंगेतर थी, दरख्तों को गहरी नजरों से देख रही थी, जैसे वो उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। मैंने आंख बचाकर हल्की आवाज में कहा, क्या सोच रही हो? मेरे इस तरह पूछने पे एकदम से चौंक गई, फिर धीरे से कहने लगी, बस कुछ नहीं, ये जगह बहुत अलग सी है। हम दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे, लेकिन मंगनी के बाद खानदान की रस्मों की वजह से हम दोनों के दरमियान बातचीत बहुत कम हो गई थी। मैं अपनी ही सोच में गुम एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। दूर कहीं एक नदी बह रही थी, जिसका मधम शोर हमारे कहकाओं और बातों के दरमियान दब गया था। गाड़ी के अंदर कभी हंसी की आवाज गूंजती तो कभी कोई पुरानी याद छेड़ी जाती, और कभी सब खामोश होकर बाहर के नजारों में खो जाते। ये पहला मौका था कि हम सब एक साथ सफर पे निकले थे, लेकिन हमारे खानदान के सख्त उसूलों की वजह से हमें ज्यादा वक्त साथ गुजारने का मौका नहीं मिल पा रहा था। मैंने कई बार सोचा कि शायद ये सफर हमें एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका देगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जरीश की बहन अलीना, जो कि मेरी कजन थी लेकिन साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी थी, वो कभी कभी शरारत से हम दोनों को देख के मुस्कुराती रहती। शायद उसे हमारी बेचैनी का एहसास था। शायद वो जानती थी कि हमारे लिए यूं अकेले मिलना किसी ख्वाब से कम नहीं है। और फिर जब हम लोग होटल पहुंचे, सारे लोग थके हुए थे। खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जाने लगे। तब उस वक्त अलीना मेरे करीब आई और आहिस्ता से कहा, अगर तुम दोनों थोड़ी देर बात करना चाहते हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। मेरे तो दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन तुम जानती हो ना कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो तूफान आ जाएगा। मेरी इस बात पे अलीना थोड़ा सा मुस्कुराई और पीछे की तरफ इशारा किया तो थोड़े ही फासले पे जरीश खड़ी थी। देखो, बाजार के आखिर में एक रास्ता है जहाँ कुछ पुरानी दुकानें हैं। वहां से एक छोटा सा रास्ता निकलता है जंगल की तरफ। मैं तुम लोगों को मौका दूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा आगे तक मत जाना। बस थोड़ा सा वक्त साथ गुजार लो, मैं संभाल लूंगी। क्या तुम्हें यकीन है कि कुछ भी नहीं होगा? कहीं ना कहीं मैं दिल में डर रहा था। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, बस ज्यादा दूर मत जाना। अलीना ने एक मायने खेज नजर से मुझे देखा और फिर वो जरीश के पास जाके धीरे से कुछ सरगोशी करने लगी। जरीश ने एक लम्हे को नजरें उठाई और फिर आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। ये वो मौका था, वो मौका जिसका शायद हमने ख्वाब देखा था। कभी सोचा भी नहीं था कि हकीकत में भी ऐसा हो सकता है। और फिर हम तीनों उस रास्ते पे चलने लगे जिस पे दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी। अलीना अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता करती पीछे रह गई और हम दोनों खामोशी से चलते रहे। दुकानों की रोशनियां पीछे रहती गईं और सामने जंगल का रास्ता खुलने लगा। दरख्त लंबे और घने होते गए। हम इतना आगे बढ़ गए कि दुकानें अब मुकम्मल तौर पे पीछे रह गई थीं और दुकानों से जो थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी वो भी अब मद्धम पड़ गई थी। बस दोनों अतराफ जंगल के खौफनाक दरख्त और उनके पत्तों से छनती हुई चांद की रोशनी। जरीश मेरे करीब हो गई। उसका हाथ मेरे कंधे को छूने लगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो कुछ बोलना चाह रही थी। शायद ये अकेले घबरा रही थी। डरते डरते कहने लगी कि ये कोई जगह है साथ घूमने की, इतनी वीरान, और आखिर ये रास्ता जाता कहाँ है? मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सड़क की नामवार मिट्टी पे कहीं पुराने कदमों के निशानात थे, कुछ वाज़े, कुछ अधूरे, जैसे लोग चलते चलते यहाँ से गायब हो गए हो। शायद किसी गांव को जाता होगा या फिर बस यूं ही जंगल में कहीं गुम हो जाएगा।
जरीश, ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? हाँ, मेरा भी ख्याल है कि बस आगे नहीं चलते, यहीं से वापस सो जाते हैं। हाँ, बात तो सही है, यहाँ कितनी वीरानी है, न किसी परिंदे जानवर का शोर, यहाँ तक कि पत्तों की सरसराहट भी बाकी नहीं है। हम वहाँ पे रुके अपने अतराफ दरख्तों को देख रहे थे और तभी पहली बार हमें एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। दरख्तों के दरमियान ठीक हमारे सामने दो लड़कियां खड़ी थी। उनके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उनके जिस्म ऐसे जैसे मुजस्मे हो। पहले तो मुझे वाकई में लगा कि शायद वो कोई मुजस्मा है, लेकिन फिर सोचने लगा कि शायद मकामी लड़कियां होंगी, कोई गांव की बच्चियां होंगी जो यूं रास्ते के किनारे खेल रही होंगी। शायद हो सकता है यही कहीं इनका घर हो। अभी हम दोनों यही सोच रहे थे कि वो लड़कियां जो हमारे सामने पहले बहुत मामूली सी लग रही थी, अब एकदम से उनका कद बढ़ना शुरू हो गया। देखते ही देखते उनका कद इतना लंबा होता गया कि वो दरख्तों में उछल होने लगी। जरीश ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और मेरे पीछे छुप गई, और उसी वक्त मैंने जरीश को खींचते हुए उल्टे कदमों भागना शुरू कर दिया। जैसे अगर मैं एक लम्हे के लिए बेवार होगा तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। भागते भागते उस वीरान रास्ते से निकल के हम दुकानों के बीच आ गए, लेकिन खौफ का यह आलम था कि हम रुके बगैर भागते ही चले गए ताकि हमें अलीना खड़ी नजर आई और उसको देख के हमारी जान में जान आई। जब सांसें बेहाल हुई तो मैंने उसको पूरा वाक़या बताया। जब मैं अलीना को सारी बातें बता रहा था तब करीबी दुकान पे एक बुजुर्ग बैठे हमारी बातें सुन रहे थे और हमारे करीब आकर हम पे कुछ पढ़ के फूंकने लगे। बेटा, वो जगह बरसों से वीरान है, वहां कई लोग जाकर वापस नहीं आए, और जो आए वो पहले जैसे नहीं रहे। तुमने ये नहीं सोचा कि हम उस रास्ते के ऊपर अपनी दुकानें क्यों नहीं लगाते? कोई तो वजह है बेटा। उनकी बातें सुन के मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई और जरीश का रंग तो जर्द पड़ चुका था। वो बिल्कुल खामोश थी, एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला। मैंने अलीना को इशारा किया कि उसको कमरे में ले जाए, और मैं भी अपने कमरे में आके पूरी रात जागता रहा। आंखें बंद करते ही वो मंजर घूमने लगता। वो लड़कियां किस तरह मेरे सामने देखते ही देखते इतनी तवील होती चली गईं। आखिर कैसे? उनके वो सफेद चेहरे, वो बेजान जिस्म। दूसरे रोज तमाम घर वाले उस बाजार में घूमते फिर रहे थे और मुझ में और जरीश में उस बाजार के अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। हम बीमारी का बहाना करके अपने अपने कमरों में बैठे रहे। अब जब भी कभी ऐसी जगह से गुजरता हूं जहां बहुत सारे दरख्त हों तो ऐसा लगता है कि वो लड़कियां वहीं कहीं छुपी हुई किसी तारीख दरख्त के पीछे किसी ख्वाब के साए की तरह खामोशी से मुझे घूर रही होंगी।